गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो एक टॉपिक है आपका, ये क्लास 12th के लिए टॉपिक है एक कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो आपका यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं इसको केमिकल काइनेटिक्स में, एक आपकी थ्योरी है, इट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो क्या है ये थ्योरी। Collision theory was put forward by Max Strauss and William Lewis in 1916, 1918 respectively। ये जो दो साइंटिस्ट हैं, दो लोग हैं, मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लेविस। इन्होंने ये थ्योरी दी है कोलिजन थ्योरी 1916 में एंड 1918 में। किसने? विलियम लेविस ने। अलग अलग अपने अपने लेवल पे इन्होंने स्टडी की ये थ्योरी। इट इज based on the kinetic theory of gases। kinetic theory of gases एक फिजिक्स में एक टॉपिक है आपका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, ये किस पे बेस्ड है, किस पे इसको स्टडी किया गया? इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हर एक लाइन का आपको मतलब बताया जाएगा क्या है, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं। आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज assumed that the reactant molecules are hard spheres and reaction between them occurs only when they collide with each other। देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज अज्यूम्ड दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स। जो भी रिएक्टेंट है, मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, ए एंड बी, ए बी, दो आपके पास रिएक्टेंट है, तो इनको अज्यूम करना है एज हार्ड स्फीयर्स, एक स्फीयर्स की तरह अज्यूम करना है। और ये क्या करेंगे? एंड रिएक्शन बिटवीन देम, ये रिएक्शन इन दोनों के बीच में तभी होगी जब ये आपस में क्या करेंगे? व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। ये क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे। जो कोलिजन होगा तो ही जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट्स आर हार्ड स्फीयर्स एंड रिएक्शन बिटवीन देम अकर्स ओनली व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। तो तीन यहाँ पे पॉइंट्स आ गए कि किसने दी ये? मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लेविस ने 1916-18 में। ये जो है काइनेटिक थ्योरी पे बेस है एंड इसमें हम हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं, और जब वो कोलाइड करेंगे तो ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। द नंबर ऑफ collisions that take place per second per unit volume of reaction mixture is called कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको आप Z से डिनोट करते हैं। क्या बोल रहा है ये? नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लो आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया और इसमें कुछ वो रिएक्टेंट्स आपने दोनों डाल दिए रिएक्टेंट्स। मान लो ये एक तरह का रिएक्टेंट है और ये दूसरी तरह का रिएक्टेंट है, दोनों यहाँ पे डाल दी, तो ये आपस में कोलाइड करेंगे। कितने कोलिजन्स हो रहे हैं एक सेकंड में? 1
यूनिट वॉल्यूम में, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में या 1 लीटर में, तो 1 सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पे, उनको आप बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कितने पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय Z। At ordinary temperature and pressure, the collision frequency is so high, 10 raised to power 25 up to 10 raised to power 28, that if all the collisions were effective, the reaction should be completed in a fraction of a second। क्या है इसका कहने का मतलब? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे इतने कोलिजन्स होते हैं। कितने कोलिजन्स होते हैं? 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन्स होते हैं। बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं। और अगर ये सारे कोलिजन अफेक्टिव हुए, सब कोलिजन ने प्रोडक्ट बनाया, तो रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बहुत ही जल्दी जो है वो रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप एक बीकर लेते हैं और उसमें बहुत सारे आपके पास पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो इतने कोलिजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये करोड़ों पार्टिकल्स हैं। इतने कोलिजन्स होते हैं। कितने कोलिजन्स होते हैं? 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन्स होते हैं 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में। तो इतने कोलिजन्स अगर, और ये सारे के सारे कोलिजन्स अगर प्रोडक्ट बना दें, तो ये रिएक्शन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा उसको कंप्लीट होने में। पर आप देखते हैं जनरली जो रिएक्शंस होती हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है रिएक्शन होने में। इसका मतलब सारे के सारे कोलिजन्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। सारे के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। However, in actual practice, this is not so. This is not so. Actual practice में ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे कोलिजन्स अगर प्रोडक्ट बना देंगे तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, मगर रिएक्शन इतनी भी फास्ट नहीं होती है। In actual practice, this is not so. The rate of the reaction, क्यों नहीं होता है ऐसा? Rate of the reaction does not depend upon the total number of collisions. Total number of collisions per second per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज, आप बोल सकते हैं Z पे डिपेंड नहीं करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल जितने के जितने सारे कोलिजन्स हो रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता रेट, डिपेंड करता है, but it depends upon the effective collisions. ये डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन, टोटल कोलिजन्स पे नहीं, डिपेंड करता है किस पे? इफेक्टिव कोलिजन्स पे।
सारे के सारे कोलिजन जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स में हो रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। अगर वो सारे के सारे इफेक्टिव होते, 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन अगर इफेक्टिव होते तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती, मगर सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। अब ये इफेक्टिव कोलिजन किस पे डिपेंड करते हैं? रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि इफेक्टिव कोलिजन कितने हो रहे हैं। द इफेक्टिव कोलिजन्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर? ये आपको बात समझ आई कि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। सारे के सारे कोलिजन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड नहीं करता, मगर डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन्स पे। और वो जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, कोई कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं है, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। और दो फैक्टर्स कौन से? फर्स्ट इज एनर्जी फैक्टर। फर्स्ट इज एनर्जी फैक्टर। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must have energy greater than the threshold energy। जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है, जो हमने ये पहले भी फैक्टर पढ़ा कि एक थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी चाहिए होती। ये कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, अगर ये टकराते हैं आपस में तो अगर इन दोनों की एनर्जी कम है, लो है, एक वैल्यू होती है जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इतनी एनर्जी होनी ही होनी चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो ये थ्रेशोल्ड, अगर इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो आपने इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, और अगर थ्रेशोल्ड है तो वो कोलिजन इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट बनेगा। सो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपका वो कोलिजन क्या हो बनेगा? इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव बना तो जाके प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड, ओरिएंटेशन फैक्टर। Colliding molecules must have energy must have proper orientation at the time of collision। क्या मतलब है इसका? कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो टकरा रहे हैं आपस में मॉलिक्यूल्स, उनकी एक ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं टकराएंगे तो प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये आपका दूसरा रिएक्टेंट है। ठीक, और अगर ये आपस में ऐसे ही टकराएंगे, मान लो ये ऐसे ही आके इधर से टकरा गए ऐसे, तो बॉन्ड बनना है इसका और इसका, इसका और इसका, तो इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं। तो ये रिएक्शन जो है ये फिर से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये फिर से अलग अलग आपके रिएक्टेंट फिर अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं। ठीक है, इसको आप यहां लिख सकते हैं, नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। नो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ये चाहिए था कि ये इसके साथ और ये इसके साथ टकराना चाहिए था, तब जाके आपका प्रॉपर
कोलिजन होता, मगर नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हम केस देखते हैं। अगर मान लो ये आपका ऐसे है एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट भी ऐसे ही है, और ये जब आपको स्ट्राइक करेंगे आपस में, ये ऐसे यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये आपकी एक ओरिएंटेशन क्या आएगी, प्रॉपर। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और आके आपका ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो दो फैक्टर हैं आपके, एनर्जी फैक्टर एंड ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर में उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन फैक्टर में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए उन कोलिजन्स की। Now, combining the effect of both factors, दोनों फैक्टर जो आपने देखे, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, दोनों के इफेक्ट को हम कंबाइन करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा Z मल्टीप्लाइड बाई F के बराबर। Z क्या है यहाँ पे, हमने पहले ही देखा है, Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्टिवेटेड। इसमें एनर्जी जो है वो ग्रेटर, ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की F जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो Z इंटू F आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ये जो आप इसमें आगे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, distribution of energies, applying Maxwell-Boltzmann law of distribution of energies, the fraction of molecules possessing energy greater than particular value E is given by F is equal to delta N by N, which is equal to E minus E by RT। ये जो आपका ये वाला फैक्टर है F, ये क्या है, Z तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, मीन नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, एंड F जो है वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वही F किसके बराबर निकलता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी ग्रेटर देन द पर्टिकुलर वैल्यू E इज गिवन बाय, ऐसे देते हैं, डेल्टा N बाई N होता है E माइनस E बाई RT। यहाँ पे जो डेल्टा N है यह है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E, इनकी एनर्जी ग्रेटर देन E है, और N जो है आपका ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको आप चाहें तो 1 रख सकते हैं, इसको यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं।
ठीक है, इतनी आपको बात समझ आई कि जो दोनों का इफेक्ट कंबाइन करके देखा हमने। Z जो है फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और F है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। और मैक्सवेल ये F किसके बराबर है? डेल्टा n बाई एन E माइनस E बाई R T के बराबर। अप्लाइंग इक्वेशन 2 in 1, रेट इज इक्वल टू Z और F अभी हमने लिखा E माइनस E A बाई R T। आप यहाँ लिख सकते हैं हियर जो E है, E हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ E किसके बराबर है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, क्योंकि E ही हम जो अभी आपने लिखा E इज इक्वल टू माइनस E बाई आर टी, वो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन था जनरल इक्वेशन। मगर यहाँ पे जब हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो E एनर्जी किसके बराबर है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। तो Z इज इक्वल टू E माइनस E बाई आर टी। ठीक है, ये आपकी आ गई इसकी इक्वेशन, रिएक्शन। बट आपने क्या देखा यहाँ पे, अब जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ऐसा रेट निकालेंगे, दिस इज कैलकुलेटेड रेट। ये जो है आपका क्या है? कैलकुलेटेड रेट। और जो हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे वो आएगा आपका जो है ऑब्जर्व्ड रेट। क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड रेट। रिएक्शन का हमने ऐसे भी कैलकुलेट किया और ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि जो कैलकुलेटेड रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व्ड रेट, ये ज़्यादा आती है वैल्यू। मतलब इसमें हम ऐसा कुछ फैक्टर जो है वो मिस कर रहे हैं, कोई फैक्टर हम मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसमें क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफिकेशन। क्या लिखेंगे हम इसमें? इन मैनी केसेस द कैलकुलेटेड वैल्यू is found to be much higher than the observed value. Hence equation is modified as rate is equal to PZE minus EA by RT। जो ऑब्जर्व्ड रेट है, जो कि दिस इज कैलकुलेटेड रेट, और हम एक्सपेरिमेंटली जो करेंगे वो आएगा ऑब्जर्व्ड रेट। तो ऑब्जर्व्ड रेट में हमने देखा कि ये वाला रेट ज़्यादा है और ऑब्जर्व्ड कम आता है आपका, हायर देन द ऑब्जर्व्ड रेट। तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हमने डाल दिया E इज इक्वल टू PZ। क्या कर दिया इसमें? P जो है उसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये P क्या है? P इज ओरिएंटेशन फैक्टर बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलेंगे इसको। और इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 10 raised power minus 9। उसकी जो वैल्यू है P की, ओरिएंटेशन फैक्टर। देखो अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है? कोलिजन। ये फ्रीक्वेंसी है कोलिजन की, और ये वो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी EA से ज़्यादा है। दिस इज बोल्ट्जमैन फैक्टर जिसको आप बोलेंगे। तो ओरिएंटेशन तो अभी तक हमने देखा नहीं। ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए ओरिएंटेशन ही हम मिस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन फैक्टर डाल दिया P। और ये क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसकी वैल्यू जो है 1 to 10⁻⁹। रिएक्शन obeys collision theory
व्हेन P इज इक्वल टू 1। तो अगर कोई रिएक्शन जो है उसने कोलिजन थ्योरी को ओबे करना है तो P की वैल्यू 1 की आनी। तो फ्रॉम 1 to 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है, और अगर ये 1 होती है तो जाके आप ये कोलिजन थ्योरी की जो इक्वेशन को ये अप्लाई करता है, प्रूव करता है, जब P जो है वो 1 के बराबर आएगा। बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की। किसकी? यही कोलिजन थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट, द collision theory is able to explain तो ये आपकी पहली लिमिटेशन है। क्या बोल रहा है कि दो कोलिजन थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ रिएक्शंस येट it does not give satisfactory results in many cases because it assumes atoms or molecules as hard spheres and does not take into account their structural aspect। देखो अभी हमने देखा कि हम सिर्फ कंसिडर करते हैं उनको हार्ड स्फीयर्स, स्फीयर की तरह हैं एटम्स या रिएक्टेंट जो भी हैं वो कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो बाकी क्या है उनका स्ट्रक्चर? अब ऐसा तो है नहीं कि वो परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स हैं तो उनमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर की वजह से कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। उनका अपना अपना स्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्फीयर तो है नहीं परफेक्टली कोई हार्ड स्फीयर है। तो अगर कोलिजन थ्योरी में हम उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं उनको एज हार्ड स्फीयर्स। एक इमेजिनरी चीज़ है कि हार्ड स्फीयर है, एटम है या मॉलिक्यूल है तो वो एक हार्ड स्फीयर। तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। एग्जैक्टली रेट हम नहीं निकाल सकते उसका। सो दिस इज योर फर्स्ट लिमिटेशन। देखो दूसरा इसका जो दूसरी लिमिटेशन है क्या है कि सम अदर थ्योरीज, इसके अलावा कोलिजन थ्योरी के अलावा कुछ थ्योरीज आई जैसे ट्रांजिशन स्टेट। अदर थ्योरीज, कुछ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी आई एक, हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन रिएक्शन रेट्स which explain the mechanism of reaction by some very different methods which are more reliable। जैसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं बाय ट्रांजिशन, चेंजेस आती हैं उनके स्ट्रक्चर में, चेंजेस आती हैं। और एक हमने ट्रांजिशन बिल्कुल एक मिडल में एक स्टेट आती है, उनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आते आते चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर में, और सबसे ऊपर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, वहाँ से बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, विच इज़ मोर रिलायबल। ऐसा नहीं कि स्फीयर्स हैं और कोलाइड करते हैं आपस में। ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है इसने रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया बाय डिफरेंट मेथड, दूसरे तरीके से जो ज़्यादा रिलायबल है। इसीलिए ये थ्योरी जो है थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक आ गया। किसका? कोलिजन थ्योरी का। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन।